देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में ना हम पहले वो डिस्कस कर देते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। ये भी चेंज करना पड़ेगा, एक सेकेंड। दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। हाँ हाँ, दिख रहा है। चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कवर होगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कोई बता सकता है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों जरूरी है क्लासिकल के लिए? हम क्यों कर रहे हैं कोऑर्डिनेट? क्योंकि आज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ही करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। देखो अभी भी कोई आया है, अब मैं कर नहीं सकता। देखो फिर हम करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा लैग्रेंजियन होता है ना, लैग्रेंजियन क्या होता है हमारा? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ एम तो चलो सही, जो ये वी है ना, ये जो वी स्क्वायर है वी है, तो ये वी तो हम कोऑर्डिनेट के थ्रू ही निकालेंगे। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो उसको हम एक्स डॉट, है ना, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई, वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा डीएल एलिमेंट से आया है। तो मैं आपको, है ना, अगर ऐसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है तो हम उसका अलग डीएल एलिमेंट होता है, उसका अलग वेलोसिटी निकलेगा, ऐसे ही सिलेंड्रिकल का निकलेगा। तो इसलिए करना है, समझे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में यूज है। आप ना थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देते रहना और तो सब चल रहेगा। देखो फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ये करेंगे। फिर हम देखो, मैं ओवरव्यू बता दूं ना या फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, स्टार्ट करूं? एक बार बता दूं पूरा। बता दो एक बार बता दो। ठीक है ठीक है। देखो ये आ रहे हैं बार बार। देखो बेसिक बेसिक टर्म्स में हम बेसिक टर्म्स यूज इन लैग्रेंजियन। जैसे बेसिक टर्म्स में हो गया आपका जैसे लैग्रेंजियन में और हैमिल्टन फॉर्मूलेशन में। हैमिल्टन फॉर्मूलेशन में जो बेसिक टर्म्स हमारी यूज होंगी ना, वो है जैसे हम इसमें हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट दोबारा एक बार देखेंगे। जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक बार हम दोबारा इसमें देखेंगे, और फिर हम इसमें हम जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी देखेंगे, ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे लैग्रेंजियन, क्योंकि देखो लैग्रेंजियन ना ऐसा है जैसे तुमने श्रोडिंगर इक्वेशन में जाई पढ़ा है ना, है ना, ये पढ़ा है। उसका भी खुद का कोई यूज नहीं होता जब तक हम उसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसका मतलब मॉडुलस स्क्वायर नहीं निकाल लेते तब तक, वरना अकेले जाई का कोई यूज नहीं होता। ऐसे यहाँ पे लैग्रेंजियन है जो एल से नोट करते हैं ना, अकेले लैग्रेंजियन का कुछ यूज नहीं है जब तक हम इससे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं निकाल लेते, ठीक है ना। फिर हम इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड, या फिर जनरलाइज्ड बोल दो या फिर कॉन्जुगेट बोल दो, है ना, या फिर कैनोनिकल बोल दो, मोमेंटम, ठीक है। जनरलाइज मोमेंटम हम पढ़ेंगे इसके बाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्शन, जो आपका एक्शन प्रिंसिपल है, इसको हम एस से करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्शन वेरिएबल, ना, ये इससे जरूरी है एक बार और ही, इससे आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम एंगल वेरिएबल पढ़ेंगे। ये कुछ नहीं है तो सिंपल सिंपल देखो डेफिनेशन है, शायद इसकी डेरिवेशन में कराऊँ या नहीं पता नहीं, देखते हैं एक बार, वो पढ़ना पड़ेगा दोबारा। हैमिल्टोनियन पढ़ेंगे, इसके बाद हैमिल्टोनियन को एच से डिनोट करते हैं। और मैं ये सोच के चलूँगा कि आपको मतलब कुछ नहीं आता, आप पहली बार क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर हम जनरलाइज्ड फोर्स पढ़ेंगे, ठीक। और फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, हम इतना बेसिक टर्म्स में करेंगे, उसके बाद हमारा आएगा फॉर्मूला। देखो ये तो आज हम पढ़ेंगे, देखो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना ये हम पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ, लेकिन हम यहाँ जब दोबारा पहुंचेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन
डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसलिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत है। अब हम 6 पढ़ेंगे वेरिएशनल प्रिंसिपल। कुछ कट तो नहीं हुआ ना? हेलो, क्योंकि अभी लाइट कट हुआ। नहीं भैया सब आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। देखो वेरिएशनल प्रिंसिपल पढ़ेंगे और ये हम पूरा ना विद डेरिवेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये पता है वेरिएशन प्रिंसिपल कैसा है। ये ना आपने एक कोई वीडियो देखी होगी कि ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है और यहाँ 3 पाथ दे दिए हैं, है ना? इसमें से बताना कि कौन से पाथ में अगर हम ऊपर से एक बॉल को उस पाथ से डालें तो कौन सा पाथ में सबसे कम टाइम लगेगा बी तक पहुंचने में। उसको हम ब्रे क्रिस्टोक्रोन कुछ ऐसा बोलते हैं, ब्रा क्रिस्टोक्रोन प्रॉब्लम, उसको ये टर्म है। तो ये वेरिएशन प्रिंसिपल ही तो है। आपने ना यूट्यूब पर रील्स देखा होगा, कुछ भी देखा होगा, ऑब्वियसली देखा होगा ये तो कभी। तो हाँ हाँ, तो इसको ये बोलते हैं। ठीक है, वेरिएशनल प्रिंसिपल में हम एक ऑयलर ने कैसे सोल्व करी बर्नौली, क्योंकि ये ना जो ये प्रॉब्लम थी ये ब्रेकिस्टोक्रोन, ये जो प्रॉब्लम थी ये बर्नौली ने बोली थी कि प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, तो ये फिर ऑयलर आया उसने सोल्व करी। तो इसलिए जो ऑयलर की जो इक्वेशन आई थी ना, उसी का ही एनालॉगी हम बोल सकते हैं, एनालॉगी बोल सकते हैं लैग्रेंज इक्वेशन। तो वहीं से लैग्रेंज इक्वेशन बनी है और इसलिए हम लैग्रेंज इक्वेशन को पूरा नाम बोलते हैं ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन। ठीक है, केवल लैग्रेंजन ने वही करा है, जैसे जैसे तुम्हारा ईएमटी में जो रहता है ना चार्ज के बीच का, जैसे 1/4 Q1 Q2 अपॉन में r², तो ऐसी ग्रेविटेशन में रहता है। तो वही करा, ग्रेविटेशन वाले मतलब साइंटिस्ट का नाम भूल गया, उसने ईएमटी से ऐसे ही कॉपी कर लिया, ऐसे ही लैग्रेंजन ने ऑयलर का जो इक्वेशन आई थी उससे कॉपी कर लिया। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे अदर फॉर्म्स ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे हम। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे गेज ट्रांसफॉर्मेशन। गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैग्रेंज। और फिर हम पढ़ेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट। साइक्लिक कोऑर्डिनेट पता है किसी को? जिनकी वजह से ये वाले क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता। जिनकी वजह से ये वाले क्वेश्चन में कोई चेंज जिसमें नहीं आता। जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो सेम इंडेक्स के जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो होते हैं डिफरेंट इंडेक्स के, जैसे कि क्यू आई और क्यू जे, अच्छा उनका चलो पॉइसन ब्रैकेट 0 होता है, एक मैं जनरल मोमेंटा का 0 होता है, हाँ और क्यू आई और क्यू के और क्यू पी एल का जो होता है पॉइसन ब्रैकेट वो क्रोनिकल डेल्टा के बराबर होता है। चलो मैं आपको अगर अभी ये मिल नहीं रहा, अगर मैं आपको कुछ ऐसा दे दूं कि एक लैग्रेंजन है और ये 5 डॉट स्क्वायर प्लस कुछ भी r डॉट कुछ भी ऐसे करें, ये लैग्रेंजन काइनेटिक एनर्जी मतलब कुछ भी ऐसे मान लो, मैं एग्जैक्टली गलत बता रहा हूँ, लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ है तो ना इसमें देखो क्या देखना है। अगर 5 डॉट प्रेजेंट है ना, यहाँ पे 5 डॉट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अगर 5 प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है 5 आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मतलब जब हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे ना तो थोड़ा डिटेल में, अभी थोड़ा ऐसे ही बता रहा हूँ, ये इक्वेशन मैं गलत लिखा हूँ। तो चलो तब पढ़ेंगे ना, टाइप्स ऑफ हम डायनेमिक्स पढ़ेंगे सिस्टम की फॉर गिवन लैग्रेंज। डायनेमिक्स में हम सारा पढ़ेंगे कि हम एसएचएम है तो उसको कैसे पता चलेगा, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। और अब ये पढ़ेंगे लैग्रेंजन ऑफ सम स्टैंडर्ड, लैग्रेंजन ऑफ सम स्टैंडर्ड सिस्टम। स्टैंडर्ड सिस्टम में जैसे आप मान लो लैग्रेंजन ऑफ हम रिजिड बॉडी का पढ़ेंगे लैग्रेंजन, क्योंकि रिजिड बॉडी का ना थोड़ा अलग रहता है। हम सन अर्थ सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पढ़ेंगे वेज ब्लॉक सिस्टम का भी पढ़ेंगे लैग्रेंजन, क्योंकि ये ना स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ये मैं आपके ट्यूटोरियल में भी देख रहा था, तो कुछ क्वेश्चन थे जो स्टैंडर्ड में से थे। जैसे एक ट्यूटोरियल था शायद तुम्हारा, वो ये वाला क्वेश्चन था शायद, जिसमें भीड़ था या फिर हम पार्टिकल कहते हैं, वो स्लाइड कर रहा था, स्लाइडिंग ऑन रोटेटिंग वायर।
ये शायद एक क्वेश्चन मैं देखा था ट्यूटोरियल 2 में था शायद, ठीक है, तो था या नहीं था? था था भैया। ना? हाँ, तो ये हम देखेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ऐसे हम टू पार्टिकल्स का, या फिर हम ब्लॉक्स कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग, और बहुत सारे देखेंगे, है ना, काफ़ी सारे हम देखेंगे, अगर हम पे टाइम रहा तो हम देखेंगे, मतलब अच्छे अच्छे देखेंगे। और इसके बाद 12th पॉइंट है आपका, हम हाउ टू राइट हैमिल्टोनियन फॉर गिवन लैग्रेंजियन। अच्छा एक बात बताओ, जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन निकलती है, और जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलती है, हैमिल्टन को यूज करके निकलती है, क्या दोनों में फर्क होता है? दोनों अलग अलग होती है क्या? सेम होती है, दोनों सेम होती है, मोशन सेकंड हाँ, ऑर्डर सेम की आती है। सेम होती है, सेम होती है। देखो, गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन लैग्रेंजियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। और हम फिर पढ़ेंगे, इफेक्ट पढ़ गया, फिर हैमिल्टन्स फॉर्मूलेशन पढ़ेंगे, हैमिल्टन्स फॉर्मूलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट लैग्रेंजियन फ्रॉम हैमिल्टोनियन, हाउ टू राइट एल फ्रॉम एच, ठीक है, एच मतलब हैमिल्टोनियन। फिर हम पढ़ेंगे पॉइजन ब्रैकेट। इसको पता है क्या बोलते हैं हम पता है गलत प्रोनाउंस करते हैं, ये पॉइजन नहीं होता, ये पोषण पोषण कुछ ऐसा बोलते हैं इसे, ये हम बोलते हैं। ये भैया हमको तो लिखना है एग्जाम में। हाँ, मैं मतलब कि अब एक प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ, तो ये हम पॉइजन बोलते हैं, पर पॉइजन नहीं होता, ये पशोन होता है, पशोन, पशोन ब्रैकेट, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेविसिटर टेंसर, है तुम्हारे में? हाँ भैया है, है पर ना, सर ने नहीं कराया, चलो कर लेंगे, कोई नहीं। पर ये कंपलसरी तो है। हाँ, कर लेंगे कर लेंगे। लेविसिटर टेंसर पढ़ेंगे, स्मॉल ऑसिलेशन पढ़ेंगे, स्मॉल ऑसिलेशन को दूसरा नाम भी है नॉर्मल मोड, ठीक। इसके सारे ऑसिलेशन के मेथड, मोड जितने भी हैं वो सब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ तो होगा ऑब्वियसली, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। कंजर्वेशन लॉ पता है कितने तरह के होते हैं? एक होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और पता है तीसरा कौन सा होता है? तीन होते हैं, पता है किसी को? एंगुलर। एंगुलर मोमेंटम। और फिर हम ये पशोन थ्योरम पढ़ेंगे, या पॉइजन थ्योरम बोल देता हूँ, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, पॉइजन थ्योरम। और पॉइजन थ्योरम में कितनी थ्योरम होती है पॉइजन थ्योरम पता है? एक फर्स्ट और सेकंड, दो थ्योरम होती है, ठीक। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेटिंग फंक्शन, और हमारा लास्ट टॉपिक जनरेटिंग फंक्शन से हम कैनोनिकल जो रिलेशंस होते हैं ना, वो हम जनरेटिंग फंक्शन से इजीली बना लेते हैं, ठीक है। और हमारा एक लास्ट टॉपिक है, ये है फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, ठीक। तो कुल मिला के बात ये है, अगर ये टॉपिक जितने मैंने लिखे हैं, ये टॉपिक की तो देखो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये मैं पढ़ा दूंगा सारे, इन पे मैं प्रॉब्लम्स भी करा दूंगा, ठीक। अगर इनके अलावा कोई टॉपिक है क्या, कोई बच रहा है क्या इनके अलावा टॉपिक, अगर कोई किसी को सिलेबस देखा हो, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टन ये हम्म? हैमिल्टन जैकोब इक्वेशन। अरे वो सब हो जाएगा,
अच्छा वो सब अच्छा हो अच्छा। जाएगा। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, हैमिल्टन इक्वेशन वो हो जाएगा, मैं हैमिल्टन लिख दिया हूँ ना। और इसके अलावा और कुछ बच रहा है क्या? और सेंटर फोर्सेस बाद में करेंगे ना हम लोग। नहीं, सेंट्रल फोर्स तो देखो देखो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि वो न्यूटोनियन का पार्ट है। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम हम क्लासिकल से, मुझे लगता है जहाँ तक मैं पढ़ा था, वो क्लासिकल से नहीं हो पाएगा। वो एक इकलौता ऐसा है जो न्यूटोनियन की जो एक चीज़ है जो हम क्लासिकल से नहीं कर सकते। इसलिए तो जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं नेट की बात करूँ तो उसमें सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन पक्का देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा थोड़ा स्मार्ट है, तो वो न्यूटोनियन नहीं करेगा, वो क्लासिकल करके चला जाएगा, क्योंकि न्यूटोनियन की सारी प्रॉब्लम क्लासिकल से हो जाती है। लेकिन उन्हें पता है कि कैसे मतलब फंसाना है, तो वो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम की प्रॉब्लम जानबूझ के दे देता है, क्योंकि फंसाना है ना, इसलिए। और तो मेरे ख्याल से यही सब है ना क्लासिकल में। इसमें तुम्हारा मेरे ख्याल से 80% तो कवर हो जाना चाहिए ना क्लासिकल मैकेनिक्स का, अगर हम देखें न्यूटोनियन हटा के। स्केलिंग लॉ और पोटेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्या क्या? स्केलिंग लॉ। नहीं नहीं, अरे वो तो देखो, ये छोटी मोटी डेफिनेशन देखो, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो वो तो छोटी मोटी चीजें देखो आप खुद भी पढ़ लोगे ना बुक से, है ना। एक दो चीजें तो देखो आप भी, क्योंकि क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी का सिलेबस वेरी करता रहता है, डीयू का ज्यादा रहता है। अगर आप और का देखोगे ना, आईआईटी का देखोगे तो बहुत कम है, या और भी जेएनयू का देखोगे तो और भी कम है ना। तो जो दो चार टॉपिक देखो ऑब्वियसली बचेंगे, कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना मैं उस दिन भी मार्क किया था ना, तो वो सब देखो यही है। और इसमें मेरे हिसाब से काफी हो जाना चाहिए कवर, ठीक। ओके भैया। और एक सेकंड, मेरे पे मैसेज आया है कि एक को एडमिट करना है। रुको। ये क्लास ये कितना टाइम लोगे? हाँ, क्लास आप बताओ, मैं तो थोड़ा 11 बजे तक ले लेना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म कर देते हैं आज, ठीक है। ओके। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज क्यों होता है। मैंने बता दिया ना आपको, कोऑर्डिनेट सिस्टम का इसलिए यूज है। काइनेटिक एनर्जी। हाँ हाँ, काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। कल से ना आप में से कोई और बच्चा लिंक सेंड करना, फिर एडमिट करते रहना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहां से हमें वेलोसिटी वाली टर्म यहीं से मिली। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना नीचे, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको पता है, तीन तरह के होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले, हाँ चलो मैं बता ही देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा कार्टेशियन, ठीक। उसके बाद हो गया हमारा स्फेरिकल, स्फेरिकल पोलर, इसका ऐसे बोलते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, अगर हम, ये तो देखो 3D की बात हो रही है ना, ये कार्टेशियन क्या है, 3D में है ना। अगर हम स्फेरिकल पोलर को 2D में करें, जैसे कार्टेशियन को अगर हम 2D में करते हैं, तो इसमें केवल हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, है ना। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेंगे, या फिर एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस लेंगे, ठीक है। ऐसे जब हम स्फेरिकल पोलर को, स्फेरिकल पोलर में आर, थीटा और फाई ये होते हैं, ठीक है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। जब हम स्फेरिकल पोलर को 2D में लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्लेन पोलर, ठीक है। प्लेन पोलर फॉर स्फेरिकल के लिए, ठीक, स्फेरिकल के लिए। ऐसे एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट किस किस में होता है, एस, फाइव और जेड, ये तो मतलब अलग अलग भी हो जाते हैं कहीं भी। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को भी जब हम 2D में करते हैं, ये 3D में है, जब 2D में करते हैं ना, तो इसको भी हम बोलते हैं प्लेन पोलर, ठीक है। प्लेन पोलर फॉर सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो तीन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन, स्फेरिकल पोलर, प्लेन पोलर फॉर स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन पोलर फॉर सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले एक चीज पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर एक्सिस बोलो। कोऑर्डिनेट एक्सिस का हम जब रोटेशन करते हैं अबाउट जेड एक्सिस, ये आपका काफी जगह यूज, क्लासिकल में शायद एक जगह यूज है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसे,
ठीक है। तो थोड़ा सा ना सही तरीके से करते हैं। ठीक, अब देखो क्या है कि एक हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम, देखो x और y, ये 2D में 2D की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ठीक है। और यहाँ पर ना ब्लू से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P, ठीक। अब वाइट से मैं करूँगा एक्स वाई वाले कोऑर्डिनेट को, देखो अब P पॉइंट है, अगर इसके हमें देखो यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है, अगर P पॉइंट है तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट अब क्या होंगे, x और y होंगे, है ना। इतना ही तो होगा, देखो x डिस्टेंस इतना है और y डिस्टेंस इतना है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, x y हो गए। लेकिन अब हम क्या करते हैं ना, अब हम कोऑर्डिनेट को देखो इससे मैं थोड़ा डॉट डॉट से कर देता हूँ, देखो एक तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया x और ये हो गया y, इसलिए ये इसका कोऑर्डिनेट x और y है, ठीक है। अब हम रेड पेन ले लेता हूँ मैं, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम एक और कोऑर्डिनेट बनाते हैं जिसे हम रोटेट करते हैं, ठीक। अब हमने ये रोटेट कर दिया, मान लो एक ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ मैं, और ये इतना रोटेट कर दिया है, मतलब इसको ही हम रोटेट अगर कर देते हैं तो देखो ये मान लो ये हो गया x प्राइम और ये हो गया आपका y प्राइम, ठीक है। और जो ये एंगल रोटेट हुआ है, ये जो एंगल रोटेट हुआ है मान लो ये है थीटा, ठीक, और ये हो गया थीटा। तो ये जो हमने नया कोऑर्डिनेट बनाया है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखें तो क्या आएगा, x प्राइम कोमा y प्राइम, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आपका आएगा x प्राइम कोमा y प्राइम, ठीक, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को। और इससे हम ये हम बना ही लेंगे, क्या बोलते हैं, ये हो गया ना आपका देखो ये हो गया y प्राइम इतना, ठीक है, और ये हो गया आपका x प्राइम, ठीक है, y प्राइम और x प्राइम। तो अब हम पोजीशन वेक्टर जब हम निकालते हैं, देखो पोजीशन वेक्टर हम निकालते हैं, अगर पोजीशन वेक्टर देखो आर वेक्टर अगर हम निकालते हैं इसका, अगर मैं देखो यहाँ से इसे ज्वाइन कर देता हूँ, ये है, ठीक है, और ये हो गया आपका आर वेक्टर, ठीक है। अब देखो आर वेक्टर अगर हम निकालते हैं, देखो आर वेक्टर आपका आएगा, थोड़ा ना मुझे ना थोड़ा प्रैक्टिस होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम, एक दो क्लास में हो जाएगा। देखो अब हम आर वेक्टर निकालते हैं, आर वेक्टर अगर हम नए कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो सिंपल है एक्स प्राइम आई कैप प्राइम प्लस वाई प्राइम और जे कैप प्राइम, है ना। देखो क्योंकि आप खुद देखो ना, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये तो आई कैप प्राइम होगी ना, चलो मैं लिख देता हूँ, ये वाली डायरेक्शन जो है ये तो आई कैप प्राइम हो गई, है ना, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये हो गई जे कैप प्राइम। और ऐसे ही जो ये वाली डायरेक्शन है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है, हाँ ये वाली जो डायरेक्शन है ये आई कैप हो गई, और ऐसे ही जो ये है ये हो गई जे कैप हो गई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना आर आर वेक्टर को अगर नए कोऑर्डिनेट में लिखें, है ना, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे ना सीधा कि एक्स प्राइम मॉडुलस है इतना, ये तो मतलब सिंपल चीज है, देखो एक्स प्राइम इतना मॉडुलस है और किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन, तभी तो ये वेक्टर बनी ना। वेक्टर बनता कैसे है, जब किसी के मॉडुलस को उसकी डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी तो वेक्टर बनता है। तो ऐसे ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, क्योंकि आर वेक्टर है तो हमें आर वेक्टर ही तो चाहिए। तो ऐसे ही अगर कुछ समझ में ना आए ना तो पूछ लेना। ऐसे ही हम आर वेक्टर, हम पोजीशन वेक्टर को हम ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जो हमारा पहले वाला कोऑर्डिनेट है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब देखो आर वेक्टर है ना, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, तो हम इक्वेशन 1 को 2 के इक्वल लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 को जब 2 के इक्वल लिखेंगे तो हमारी एक इक्वेशन आएगी एक्स प्राइम आई कैप प्राइम प्लस,
तो यहाँ पे आएगा देखो एक्स कैप एक्स प्राइम आई कैप प्राइम प्लस वाई प्राइम और जे कैप प्राइम इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। देखो हमारा ये आ गया ना इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब बताओ हमें पता करना क्या है, हमें ये करना है कि नए नए जो कोऑर्डिनेट्स आए ना उनको पुराने कोऑर्डिनेट्स में, नए कोऑर्डिनेट जैसे एक्स प्राइम नया कोऑर्डिनेट था तो उसको, ये एक्स प्राइम नया कोऑर्डिनेट है, इसको इन कोऑर्डिनेट्स में लिखना है, ऐसे वाई प्राइम को इन कोऑर्डिनेट्स में लिखना है पुराने वाले कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो अब हमारा ये आए। अब देखो ठीक, एक सेकंड और रुक जाओ। ठीक है ना, तो हमें ऐसे करना है। तो अब आप खुद देखो, पहले मैं आपको यहाँ पे चलो करते हैं। अब हमें एक्स प्राइम निकालना है, तो एक्स प्राइम निकालना है तो हम आई कैप प्राइम से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे पूरी इक्वेशन को, है ना। यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, और देखो डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो क्या आएगा, एक्स कैप आई कैप प्राइम डॉट आई कैप प्राइम, है ना, प्लस वाई कैप और जे कैप प्राइम और डॉट आई कैप प्राइम, है ना, डॉट और यहाँ पे वाई प्राइम जे कैप प्राइम और डॉट आई कैप प्राइम, है ना, इक्वल्स टू एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्राइम और प्लस वाई जे कैप डॉट आई कैप प्राइम। तो हमारा देखो ये आ जाएगा। देखो ये वाली टर्म तो आपको सीधा पता ना, आई कैप प्राइम डॉट आई कैप प्राइम तो 1 हो जाएगी, सिंपल है ना, है ना। डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता है ना। देखो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, आई कैप का मॉडुलस और फिर आई कैप का मॉडुलस और कोस थीटा, ठीक है। और थीटा आई कैप और आई कैप के बीच में कोस थीटा कितना, ये तो हो गया 1, और ये आई कैप का मॉडुलस ये भी 1 होता है हमेशा, यूनिट वेक्टर जो होता है या डायरेक्शन वेक्टर होता है ना उनका मॉडुलस 1 होता है, तो ये तो हो गया 1, तो है ना आई कैप डॉट आई कैप तो हो गया 1। ऐसे ही अगर हम आई कैप, अब हमें क्या निकालना है, देखो आई कैप डॉट आई कैप प्राइम हमें निकालना है। तो देखो आई कैप का मॉडुलस और आई कैप प्राइम का मॉडुलस और कोस थीटा, तो आई कैप तो हमारा ये 1 हो गया और ये भी डायरेक्शन 1 हो गया। देखो कोस थीटा, थीटा एंगल कितना है आई कैप और आई कैप प्राइम में, देखो एंगल कितना है यहाँ पे दिख रहा है ना। आई कैप क्या है, आई कैप ये है और आई कैप प्राइम ये है, तो इनके बीच में थीटा एंगल है, मतलब कोस थीटा आएगा। तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हम 1 और यहाँ पर कोस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल है, तो हम लिख सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप प्राइम इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। तो ये वाली टर्म को हम देखो यहाँ पुट कर देंगे, एक्स कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पे जो आपकी टर्म आएगी ना जे कैप और आई कैप प्राइम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा, है ना। देखो साइन थीटा कैसा आएगा मैं बता देता हूँ, जे कैप डॉट आई कैप प्राइम इज इक्वल्स टू, तो जे कैप का मॉडुलस और आई कैप प्राइम का मॉडुलस और कोस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन जे कैप एंड आई कैप प्राइम के बीच में। देखो एंगल देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो आपको एंगल दिख रहा है ना, जे कैप, देखो जे कैप ये है और आई कैप प्राइम ये है ना, तो कितना 90 माइनस थीटा है ना, ये 90 है और ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा, है ना। आवाज आ रहा है ना मेरा, देखो कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा साइन थीटा नेगेटिव, है ना। तो सॉरी नेगेटिव का नहीं, पॉजिटिव का आएगा। तो ये वाली टर्म हम ऐसे यहाँ पुट कर देंगे, और जे कैप प्राइम और आई कैप प्राइम तो 0 हो जाएगा और आई कैप प्राइम डॉट आई कैप प्राइम 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एक्स प्राइम निकल जाएगा। एक्स प्राइम आपका आ जाएगा, देखो एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। तो हमने एक्स प्राइम को इस कोऑर्डिनेट में लिख दिया, और ये आपका ना फिजिक्स में कहीं भी यूज हो जाता है जब हम रोटेशन का करते हैं ना। और ऐसी सिमिलरली ना जब हम इस वाली इक्वेशन को जो ये, जब हम इसको जे कैप प्राइम से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो देखो हमारे इक्वेशन आ जाएगा, देखो ये वाई प्राइम इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। तो ये हमारा आगे मतलब कि हमने नए कोऑर्डिनेट्स को पुराने कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। और रही बात जेड कैप की, जेड कैप में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं ना, तो जेड प्राइम इक्वल टू जेड हो जाएगा, ठीक है।
बस ये मुझे थोड़ा सा मतलब बताना था कि ये आपका आगे भी यूज हो जाता है, और क्लासिकल में भी शायद एक जगह यूज है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहला आया हमारा कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना फटाफट मैं बना देता हूँ, तो थोड़ा ना वो नीट एंड क्लीन सा लगता है। देखो ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक, देखो ये जेड है, ये आपका वाई है, और ये आपका एक्स है। ठीक है, अब सिमिलरली हम यहाँ पे ना वही करेंगे, एक यहाँ पे हम पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट हो गया पी। अब ये पॉइंट जो पी है इसके कोऑर्डिनेट पार्टीशन की बात कर रहे हैं, तो इसके एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड हो जाएगा सिंपली। और अब देखो यहाँ पे हम ये आर वेक्टर, ये देखो पोजीशन वेक्टर जो है इस पी पॉइंट का हम यहाँ से ले लेंगे ओरिजिन से। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया आर वेक्टर। ठीक है, अब देखो करना क्या है ना, यहाँ पर पी पॉइंट, अब देखो जो ये है ये एक्स है, और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है, आई कैप होती है ना एक्स वाली, वाई कैप वाली जे कैप होती है ना, और जेड कैप वाली अपनी के कैप होती है। तो जो ये डायरेक्शन है ना, मान लो यहाँ तक जैसे हम ये जो ऊपर से ना, हम एक काइंड ऑफ प्रोजेक्शन तो नहीं कह रहा, अगर हम ऊपर से एक्स वाई प्लेन में आते हैं, देखो यहाँ तक आते हैं और हम ऐसे करते हैं, तो देखो अब, तो जो ये वाला है, ये वाला पार्ट क्या है, क्लास पीछे करना है। देखो एक्स आई, देखो सुनो, ओके, आप माइक ऑफ कर लो थोड़ा। देखो ये जो डायरेक्शन आएगी, ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर कैसे है, ये इतना एक्स हो जाएगा, देखो ये इतना एक्स हो जाएगा, और ये आई कैप डायरेक्शन है तो ये एक्स आई कैप वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जब हम इसको यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, तो ऐसे ही जो ये वाला है ना, ये वाला जो पार्ट है, या फिर मैं ये वाला ना बोल के नीचे वाला अगर मैं मेंशन करूँ, तो ऐसे ही देखो ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा वाई जे कैप, जो ये इधर को एरो है ना, इधर को एरो जो ये जोड़ रहा है, और क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों, अब आप देखो ये ना मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो अब देखो, और ये तो क्लियर है ना, ये तो जेड है इतना, ये तो जेड ही है ना इतना, ये तो जेड है, और अगर हम उसे वेक्टर के उसमें लिखे तो ये हो जाएगा जेड के कैप हो जाएगा। अब देखो आर वेक्टर तो हम सिंपली लिख सकते हैं, आर वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप है, क्योंकि आर वेक्टर तो आपको पता ही होगा, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, है ना, ये कोई पी पॉइंट है ना, पहले इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये पी पॉइंट थोड़ा स्क्रीन के बाहर मानो इस तरफ है, 3D में ये पी पॉइंट, थ्री डायमेंशन 2D में नहीं है, कभी आप सोचो जेड वाई प्लेन में, जेड वाई प्लेन में नहीं है ये। ठीक है, तो आर वेक्टर जब हम लिखेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो हमने सिंपल आर वेक्टर निकाल लिया। लेकिन हमारा काम है, हमें निकालना है डीएल वेक्टर, मतलब कि लाइन एलिमेंट निकालना, क्योंकि लाइन एलिमेंट से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो लाइन एलिमेंट क्या है, ये जो डीएल वेक्टर है ना, ये कुछ नहीं है, ये चेंज है, स्मॉल चेंज है। अब आप खुद देखो, मैं इसमें ही देखो थोड़ा सा बना रहा हूँ, अब आप देखो ये जो आर वेक्टर है ना, डी आर वेक्टर है, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा देखो आर वेक्टर की डायरेक्शन में ब्लू से दिखा देगा, आर वेक्टर है तो ये इस डायरेक्शन में है आर कैप। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आर कैप है, मतलब कि, और इस डायरेक्शन में देखो ये आई कैप है, और इस डायरेक्शन में देखो जे कैप है। अब देखो आर वेक्टर में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, मान लो ये इतना, देखो ये ना आर वेक्टर में हम इतना चेंज कर देते हैं, है ना, इसको हम डीएल वेक्टर मान लेते हैं, है ना, मतलब डी आर वेक्टर इज, ये जो है इक्वल टू डी आर वेक्टर, है ना, डी आर वेक्टर डीएल वेक्टर सब एक ही है। अब देखो जब हम डीएल वेक्टर इतना ले लेंगे ना, ये छोटा सा डीएल वेक्टर ले लेंगे, तो अब आप एक चीज देखो, जब हम ये नीचे लाइन को डालेंगे, है ना, ये थोड़ी आगे तक आएगी, है ना, ये थोड़ी ऐसे आएगी, तो यहाँ पे भी देखो कुछ चेंज होएगा, तो वो चेंज कितना होएगा, डी एक्स आई कैप में तो चेंज हो रहा है, और ऐसे ही ये जब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होएगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होएगा, तो ये कितना होएगा, डी वाई जे कैप।
ठीक है। और ऐसे ही z डायरेक्शन में भी थोड़ा, क्योंकि ये क्या है, ये थोड़ा सा नीचे भी जाएगा, थोड़ा चेंज होगा हर जगह, कहने का मतलब ये है, तो ये dz k कैप होगा। तो डीएल वेक्टर हमारा देखो ऐसे निकलता है, डीएल वेक्टर होता है हमारा चेंज, देखो तो हमारा देखो डीएल वेक्टर या फिर डीएल वेक्टर हो गया, या फिर हम इसे डीआर वेक्टर भी कहते हैं, जो भी मर्जी कहें। तो कितना चेंज हुआ, डीएल छोटे छोटे चेंज करा, अगर हमने डीएल में स्मॉल चेंज कर दिया तो डी, तो आई कैप डायरेक्शन में डी एक्स चेंज हुआ, ठीक है। और ऐसे ही डी वाई चेंज हुआ जे कैप डायरेक्शन में, ऐसे ही डी जेड चेंज हुआ के कैप डायरेक्शन में। तो ये है आपका लाइन एलिमेंट, ठीक है। अब देखो ये तो और चीजें मैं बता नहीं रहा वेक्टर की कि एरिया कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, हम मेन चीज पर आते हैं कि वेलोसिटी कैसे निकलेगी। देखो अब हम वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं, वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे तो डीएल वेक्टर बाय हम यहाँ पे डी करेंगे, ठीक है। अब जब हम डी करेंगे तो देखो डी एक्स बाई डी हो जाएगा आई कैप, प्लस डी वाई बाई डी हो जाएगा जे कैप, प्लस डी जेड बाई डी हो जाएगा के कैप। और हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जब भी टी के साथ हो, केवल क्लासिकल मैकेनिक्स, ये नहीं कि पूरी फिजिक्स में, केवल क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो ये वी वेक्टर डी एक्स बाई डी हो जाएगा एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप प्लस जेड डॉट के कैप। केवल क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्स डॉट का मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर हम जैसे मैं जीटीआर में हूँ ना, जैसे मैं जीटीआर में हूँ, तो जीटीआर में ना इसका मतलब कुछ और होता है, डॉट का मतलब होता है उसमें डिफरेंशिएट विद सिग्मा रहता है, एक सिग्मा, एक मतलब प्रॉपर टाइम से होता है उसमें एक अलग, क्योंकि पता ही है जीटीआर है, कॉस्मोलॉजी है, तो टाइम डायलेशन आएगा ही आएगा, टाइम डायलेशन में एक प्रॉपर टाइम होता है, तो उससे उसमें अलग होता है थोड़ा। तो एक क्लासिकल मैकेनिज्म हम केवल नॉर्मल टाइम से कर रहे हैं डिफरेंशिएट। तो देखो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का वी वेक्टर वी, ठीक है। तो जैसा हम लैग्रेंजियन निकालते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में होगी हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को भी नेग्लेक्ट कर दो, तो हम केवल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हाफ एम और वी स्क्वायर इस वेक्टर का मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसा आएगा, देखो इसका सिंपल देखो, वी का मॉडुलस कैसा आएगा, अंडर रूट एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, क्योंकि हम लेफ्ट में है ये जो भी है, तो हम सीधा फिर ये लिख देंगे, केवल हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने की जरूरत है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो आया ना, ये समझ में आया, वैसे आते होगा आपको, फिर भी कुछ आया ना, मतलब रिवाइज हो गया ना। हेलो, यस भैया। हाँ तो देखो अब हम सेकंड पढ़ते हैं, स्फेरिकल पोलर। देखो स्फेरिकल पोलर में क्या है ना, हम एक बार फटाफट बना लेते हैं, 2 मिनट लगेगी। देखो स्फेरिकल पोलर में भी सिमिलरली हम वैसे करेंगे। देखो ये हो गया अपना वाई, बस वही है जो डीएल है, डीएल का मतलब ये है कि स्मॉल चेंज, तो हम हर उसमें स्मॉल चेंज ले लेंगे हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका एक्स, और ये हो गया आपका जेड, ठीक है। और ये हो गया आपका ओरिजिन। और हमें पता है स्फेरिकल पोलर में क्या होता है, स्फेरिकल पोलर में जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं आर, थीटा और फाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पी पॉइंट ले लेंगे, इसमें भी देखो ये हो गया पी पॉइंट। और इसमें ना देखो अगर हम कार्टेशियन की बात करें तो एक्स वाई जेड होगा, और प्लेन पोलर अगर पोलर की बात करें स्फेरिकल पोलर तो आर, थीटा और फाई होगा। देखो मैंने एक्स वाई जेड इसलिए लिखा क्योंकि हम कार्टेशियन में शो कर रहे हैं, उससे तो हम प्रूव करेंगे ना, देखो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया आर, ठीक है, ये हो गया आर वेक्टर। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हम एंगल मेजर करते हैं, जो हम एंगल मेजर करते हैं ना, इसमें जेड से करते हैं आर वेक्टर पे, जो ये पोजीशन वेक्टर होता है, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आसानी से हो जाता है। देखो थीटा कैप, थीटा कैप की डायरेक्शन ये है ना, तो इसलिए थीटा कैप की ना डायरेक्शन, जैसे आई कैप की डायरेक्शन इधर होती है, वाई कैप की वो जे कैप की इधर होती है, तो ऐसे ही ये तो आर थीटा 5 है ना,
आर थीटा फाइव की डायरेक्शन, जैसे जिस डायरेक्शन में मैंने थीटा बनाया तो इसी डायरेक्शन में होगा थीटा, समझ रहे हो? जैसे थीटा कैप की डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो अब हम ये और ऊपर से डाल देते हैं, ये देखो ये इस पे आया, ठीक है। तो अब जो फाइव होता है ना, देखो ये, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हो गया आपका थीटा, जो ऊपर जो ये है ना, ये तो हो गया आपका, देखो जेड, इसमें तो कुछ वो है नहीं, है ना, ये तो हो गया आपका जेड। और इस पॉइंट को हम कुछ भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसको क्यों नहीं, इसको हम ले लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं, बी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमें पता है, ये तो हो गया एक्स, ठीक है, और ये हो गया वाई, अगर हम कार्टेशियन से देखें, मतलब कार्टेशियन ही चल रहा है इसमें, देखो वाई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है ना, तो जो ये आर है, ये ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा होगा, है ना। और ये जो एंगल है, देखो ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, ये होता है आपका फाई एंगल, ये होता है। अब आप खुद देखो, जो ये आर है, ये आर है, और ये जब इस पे प्रोजेक्शन करेंगे तो ये वाली जो टर्म आएगी ये आर साइन थीटा आएगी, है ना। तो हम इसको लिख देंगे, देखो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अब आप एक चीज देखो, फाई कैप की डायरेक्शन जो मैंने ये इस तरफ बनाई है ना, इस तरफ बनाई है, तो फाई कैप ना इस तरफ ही रहेगा, फाई कैप, ठीक है ना। ये डायरेक्शन वो तो मतलब याद रखना, यहाँ इस डायरेक्शन में रहेगा फाई कैप, जैसा आई कैप, जे कैप, के कैप रहता है, तो हमें, और आर कैप की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। तो देखो आर थीटा फाई रहता है ना इसमें, स्फेरिकल पोलर में, तो आर कैप की डायरेक्शन पता है, जैसे एक्स वाई जेड रहता है कार्टेशियन में, तो आई जे के इन तीनों की हमें डायरेक्शन पता रहती है ना, ऐसे इसमें आर कैप की इधर है, थीटा कैप की इधर है, और फाई कैप की इधर है, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ से हम ये जो है ये देखो ये आर साइन थीटा हो गया, और इधर करेंगे तो आर साइन थीटा कोस फाई हो जाएगा ना, तो ये जो है आर साइन थीटा कोस फाई हो जाएगा, है ना। ये जो टर्म है आर साइन थीटा कोस फाई हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि जो ये एक्स है ना, तो ये जो एक्स है ना, एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कोस फाई, ऐसे ही हम वाई लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे y कितना हो गया, ये आर साइन थीटा कोस फाई है, तो ये, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, और आपका हो जाएगा साइन फाई, है ना, ये हो जाएगा साइन फाई। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि y इक्वल टू कितना है, आर साइन थीटा साइन फाई, और ये कोस फाई है, सॉरी कोस फाई है, आर साइन थीटा कोस फाई। तो अब आप देखो, अब यहाँ पे जो हम डीएल एलिमेंट निकालेंगे ना, अब इसमें भी देखो वही डीआर एलिमेंट है, डीएल एलिमेंट जो भी है ना वो निकालेंगे। देखो जो हम डीएल वेक्टर निकालेंगे ना, मैंने आपको बताया स्मॉल चेंज देखना है ना, स्मॉल चेंज। देखो मैं एक बार कलर कुछ अलग ले लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें देखो, इसमें भी ना हम डीएल का मतलब स्मॉल चेंज, हम हर आर थीटा फाई में हर जगह स्मॉल चेंज ले लेंगे। अब आप खुद देखो, यहाँ पे मैंने एक ले लिया, स्मॉल चेंज ले लिया, ये लो, तो ये जो स्मॉल चेंज है ये मान लो डी आर है, ये हो गया डी आर, स्मॉल चेंज हो गया, और आर कैप की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो हम डी आर और आर कैप तो एक ही डायरेक्शन में है ना, देखो डी आर जो चेंज हुआ है वो आर कैप डायरेक्शन में तो है ना, तो डी आर कैप लिख दें सिंपली। अब थीटा में चेंज करेंगे, देखो थीटा इस डायरेक्शन में है ना, तो थीटा का देखो हम इस डायरेक्शन में ले लेंगे, ये, तो ये वाला जो एंगल है ना ये है डी थीटा, ठीक है। अब ये जो निकलेगा, देखो ये कितना आएगा, आर डी थीटा आएगा ना, और ये हो जाएगी थीटा कैप की डायरेक्शन। देखो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर का पूर्ण रेडियस होता है ना, तो ये जो हम है ये आर की तो है, ये आर का है, ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं ना, तो स्फेरिकल है। तो ये जो आर्क है ना, तो ये तो है, ये आर डी थीटा, आर इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल हो गया आपका डी थीटा और रेडियस हो गया आर, तो आर डी थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी एल इक्वल टू डी आर कैप, और प्लस कितना चेंज हो रहा है थीटा कैप डायरेक्शन में, ये जो है ये थीटा कैप डायरेक्शन में तो है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे कितना, आर डी थीटा कैप, ठीक है, प्लस देखो हमें आर मिल गया, थीटा मिल गया, आर कैप मिल गया, थीटा कैप मिल गया, तो अब हमारा फाइव बचा। अब देखो, अब ऐसे ही हम देखो फाइव कैप में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ले लेंगे ऐसे, है ना, तो ये डी फाइव ले लेंगे, थोड़ा सा एंगल और ले लेंगे, देखो डी फाइव,
तो ये जो डी फाई है ना, अब देखो अब हमारा ये वाला पार्ट बचा। तो हमें ये तो पता है आर साइन थीटा है, ये तो हमें पता है ना, ये तो आर साइन थीटा है यहाँ लिखा हुआ है, और ये डी फाई हो गया, तो ये कितना होगा आर साइन थीटा डी फाई हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला है आर साइन थीटा डी फाई हो जाएगा, और फाई कैप की डायरेक्शन इधर है ना, देखो मैंने ये बना के रखी है, तो आर साइन थीटा डी फाई हो जाएगा। तो और तो ये इसी डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है ना, ये जो चेंज है ये इसी डायरेक्शन में तो है ना, ये जो चेंज है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर साइन थीटा डी फाई और फाई कैप। देखो ये लाइन एलिमेंट हमारा निकल गया स्फेरिकल का। अब देखो अब यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे, सिंपल है, वेलोसिटी कैसे निकल गई, डी एल वैक्टर बाई डी टी कर देंगे, तो यहाँ पे क्या डी आर बाई डी टी आर कैप प्लस आर डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई और फाई कैप बाई डी टी, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका, आर डॉट हो जाएगा, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा और यहाँ पे फाई डॉट। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ भैया आ रहा है। ठीक, तो देखो ये वेलोसिटी वेक्टर निकल गया ना। अब लैग्रेंजियन जब हम निकालते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर निकालेंगे, तो वी स्क्वायर का इसका मॉडुलस कर देंगे, तो इसका वी स्क्वायर, देखो इसका वी स्क्वायर आएगा आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट का स्क्वायर, है ना, ये हम वी स्क्वायर में लिख दें। तो देखो यहाँ पे हो गया आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आता है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है थर्ड। भैया थोड़ा ऊपर करना, वो नोट करना था। ये तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ना, आप आराम से कर लेना, अभी तो आप समझो एकदम, ठीक है। ओके लिख तो आप ओके बाद में है ना, लिख तो आप बाद में भी लेना, कोई नहीं, देखना क्या मेरे से पूछ लेना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। अब आप जितना मतलब समझ सको ना उतना समझो। देखो आपको समझ में आ रहा है ना कि जैसे जिसको कुछ नहीं पता था पता चल रहा है ना कि ये वेक्टर भी कैसे निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में कैसे लिख रहे हैं, है ना। देखो अब हम थर्ड देखते हैं। देखो अब थर्ड हम देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ना आप रटो मत, मैं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जो रटते हो ना, ये जो फॉर्मूला जो आपने एक टेबल बना रखी है, ये वन ऐसे एक टेबल होगी पक्का, है ना, यहाँ पे H1 होगा, H2 होगा, H3 होगा, है ना, फिर यहाँ पे कुछ रहते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आपने कार्टेशियन का डाल दिया, यहाँ पे स्फेरिकल का डाल दिया, यहाँ पे सिलेंड्रिकल का डाल दिया, फिर कार्टेशियन में 1 1 1 होता है, फिर इसमें 1 और इसमें 1 आर और आर साइन थीटा होता है स्फेरिकल में, और यहाँ पे 1 S1 होता है। ये रटने से अच्छा है ना, इसे एक बार समझ लो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये याद करोगे, फिर उसे फॉर्मूला पुट करोगे, इसमें सीधा रट लो, मतलब सीधा समझ लो ऐसे कि भाई ये निकालने हैं, डी एल निकालने हैं, तो हमने डी आर यहाँ चेंज करा, डी आर आर कैप इस डायरेक्शन में है, तो सीधा लिखो डी आर आर कैप, फिर यहाँ पे डी फाई थीटा इस डायरेक्शन में, तो डी थीटा निकालना है, तो ये डी थीटा और ये आर्क बना रहा है, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा, तो आर डी थीटा इस डायरेक्शन में, तो ये थीटा कैप बना देगा ऐसे, ये ऐसे याद कर लो, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, उसे रटने से अच्छा, क्योंकि रटने के तो बहुत चीज वैसे भी है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बना देते देखो फटाफट। ये शायद कोई मुझे कह रहा है कि ऐड करने के लिए, एक सेकंड में देख लेता हूँ, आलोक, ठीक है। और देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, इसमें भी वही करेगा, ये हो गया आपका y z और x, ठीक, ठीक है, ये हो गया आपका z और ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x, ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिन। अब देखो अब इसमें भी ना हमें पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, एक होता है s, एक होता है फाई और एक होता है z। इसका मतलब जब हम डीएल एलिमेंट जब हम निकालेंगे ना, डीएल वेक्टर निकालेंगे, तो कुछ चेंज ds में होगा, कुछ चेंज डी फाई में होगा और कुछ चेंज डी जेड में होगा, ठीक है ना। तो अब देखो अब यहाँ पे ना हम एक पॉइंट ले लेते हैं,
देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है, P पॉइंट ले लिया। अब इसके जो अगर हम कार्टेशियन के लिखें तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आएगा, और अगर हम इसके लिखें तो एस वाई और जेड आएगा, ठीक है। तो अब हम इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। देखो ये हो गया हमारा ये, और ये हो गया हमारा आर वेक्टर इस डायरेक्शन, ठीक। अब देखो, ओह सॉरी, इसमें ये पता है पोजीशन वेक्टर ना ये स्फेरिकल में रहता है, सॉरी, इसमें क्या रहता है ना, देखो सिलेंड्रिकल में क्या रहता है, हम एक परपेंडिकुलर ही डाल देते हैं हमेशा। जो जेड डायरेक्शन होती है ना, जेड से हम परपेंडिकुलर ऐसे डाल देंगे, देखो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जेड, ठीक है। और ये हो गया देखो फाइव। अगर मैं देखो थोड़ा सा ना आपको 3D का थोड़ा वो फील कराऊं तो देखो ये ना ऐसा आएगा, एक यहाँ पे ऐसे ऐसे, जो ये है ना ये देखो 90 डिग्री है। ये मैंने थोड़ा टेढ़ा इसलिए बनाया क्योंकि हम नीचे भी तो ले जाएंगे ना, तो नीचे से भी तो ओरिजिन से ऐसे जाएगा ना। देखो ये इतना बनाया, ऐसे करा, ठीक। तो देखो यहाँ पे सिंपल ये देखो z में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, देखो z तो इतना का इतना ही है, ठीक है। और ये हो गया आपका देखो s, इसको s बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका s, देखो s की तो s इधर है, देखो s इधर है तो s कैप की डायरेक्शन इधर होगी, है ना। मैंने ऊपर भी देखो ऐसे ही सब बताया, तो s, तो ये होगी s कैप की डायरेक्शन। और फाई आपको पता है, फाई होता है ऐसे ऐसे फाई, देखो ये ऐसी तो है, ये ऊपर का ही ऊपर वाली तो आया है ऐसे यहाँ पे, है ना। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये ऐसी तो है, ये यही वाली तो नीचे भी बनाई है मैंने, इक्वली होगी। और ये जो एंगल हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे वाला जो एंगल हम बनाते हैं, ये क्या होता है हमारा फाई होता है। तो सिंपल पता चल गया हमें कि फाई कैप की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। ये होगी फाई कैप की डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा रहता है, एस होता है, फाई होता है, जेड। तो जेड का तो भाई बिल्कुल सिंपल है, जेड तो ऊपर ही है ना। जेड में क्या है, जेड की तो कोऑर्डिनेट भी है, तो जेड तो ऊपर ही है ना, तो यहाँ पे होगी जेड कैप की डायरेक्शन ऊपर, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसमें कर सकते हैं, देखो ये एस है तो ये एक्स होता है इतना, ये वाई होता है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं देखो ऐसे, तो ये एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, एस कोस फाई हो जाएगा ना ये इतना। और ये जो वाई है ये कितना हो जाएगा, एस साइन फाई हो जाएगा, है ना। ये इतना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एक्स कितना है, एस कोस फाई। ये मैं कार्टेशियन को, ये मैं पता एक्स वाई का हर बार लिखवा रहा हूँ, सोचोगे इसका क्या यूज है। इससे पता चल जाता है कि कार्टेशियन हम स्फेरिकल पोलर को, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को हम इसमें कार्टेशियन में कैसे लिख सकते हैं ना, कन्वर्जन एक काइंड ऑफ पता चल जाता है। तो ये हो गया आपका एस साइन फाई, है ना। अब देखो, अब हमें वही निकालना है डीएल एलिमेंट। अब आप खुद ही सोचो, डीएल एलिमेंट के लिए मैंने आपको बता रखा है कि एक स्मॉल चेंज करना है। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डीएल वेक्टर अगर लिखूँ तो हमें स्मॉल चेंज करना है। अब देखो इसका मैं सबसे अच्छा आपको बता देता हूँ, एक तो हमें स्मॉल चेंज करना है एस कैप डायरेक्शन में, एक फाई कैप डायरेक्शन में, और एक जेड कैप डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस प्लस कर देते हैं। अब देखो आप एस कैप डायरेक्शन में अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर मैं एक कलर ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, हाँ हाँ, देखो अगर हम एस कैप डायरेक्शन में इतना चेंज कर देते हैं, ये आप मान लो ds, ठीक है। और ये ds चेंज एस कैप डायरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे सीधा लिख दो ds, और एस कैप डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। इतना तो ठीक है। और अब देखो, अब हम d5, अब फाई को चेंज करेंगे। देखो फाई हमने थोड़ा सा इधर ले लिया, और ये जो थोड़ा छोटा सा एंगल है ये है d5, है ना। ये जो एंगल बना रहा है ना इन दोनों के बीच में, ये d5 एंगल है। और ये कितना आएगा फिर, अब आप ये खुद देखो ये कितना आएगा, ये s है और ये SD5 आ जाएगा ना। देखो ये SD5 आएगा ना, देखो ये जो है रेडियस है एक तरह से, ये s है और ये d5 एंगल है ना। d5 एंगल है तो एंगल इक्वल टू r का पूर्ण रेडियस, तो r कितना हो गया, एंगल इनटू रेडियस, तो SD5 आ गया। अब ये जो SD5 है ये फाई कैप डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं SD5। अब z कैप में तो कोई चेंज, देखो z कैप में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो वो तो मान लो हम z कैप में ऊपर जा रहे हैं, देखो थोड़ा सा ऊपर चेंज कर रहे हैं, तो ये हो गया dz। तो dz किस डायरेक्शन में हो रहा है, z कैप डायरेक्शन में तो हो रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे
डी जेड। तो देखो ये हमारा निकल गया लाइन एलिमेंट सिलेंड्रिकल का, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब सिमिलरली हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकलेगी तो डी एल वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एस वैक्टर बाई डी टी एस कैप प्लस एस डी फाइव बाई डी टी वाई कैप प्लस डी जेड बाई डी टी जेड कैप। तो सिंपली हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो ये होगी आपकी एस डॉट एस कैप प्लस एस वाई डॉट वाई कैप प्लस जेड डॉट जेड कैप, निकल गया ना। और अगर हमें वेलोसिटी स्क्वायर की जरूरत होती है क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर कितना निकला, एच डॉट स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी, ठीक है। आया समझ में कैसे आया वेलोसिटी? हेलो, अब ये समझ आया है ना। ये वेलोसिटी का देखो बहुत जगह यूज है, मैं इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ, ये आपको समझ में आए। देखो अब ना एक होता है आपका, देखो प्लेन पोलर दो तरह के होता है। प्लेन पोलर एक होता है स्फेरिकल के लिए और एक होता है सिलेंड्रिकल के लिए। अगर देखो कुछ नहीं है इसमें, इसका मैं शॉर्टकट भी बता देता, पर आप देख लो। ये देखो, ये मान लो ये x है, ये y है, और यहाँ पे प्लेन पोलर अगर मैं स्पेरिकल की बात करूँ, स्पेरिकल में 2D ले रहे हैं 3D में हम r थीटा और फाई लेते हैं, तो 2D में हम केवल r और थीटा ले रहे हैं, या थीटा 5 ले लो या r 5 ले लो, 2D में 2 ही कोऑर्डिनेट लेंगे ना, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, अगर हम कार्टेशियन का लिखेंगे वही x, y लिख देंगे, लेकिन हम स्पेरिकल के लिखेंगे तो r, थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये ऐसे ज्वाइन किया, ये ओरिजिन है क्योंकि 2D है ना, तो ये केवल x y ले रहे हैं, z नहीं ले रहे हैं। तो ये यहाँ से ऐसे मेजर करते हैं इसमें थीटा। अगर प्लेन पोलर की बात करें, थीटा की डायरेक्शन ये है, तो थीटा कैप की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, थीटा कैप की डायरेक्शन ये होगी। अब अगर हम इसमें लाइन एलिमेंट लिखे हैं, देखो डीएल वेक्टर लिखे हैं, तो कुछ आर कैप में आएगा चेंज और कुछ थीटा कैप डायरेक्शन चेंज आएगा। अब आप खुद देखो, आर कैप में ये ना थोड़ा वन नोट पता है, जब वन नोट में हम ज्यादा लिख देते हैं ना, ये थोड़ा हैंग होने लग जाता है, ये वन नोट की सबसे बड़ी गलती है। देखो आर कैप में कुछ हम चेंज करते हैं, देखो ये है ना, ये आर वेक्टर है, तो इसमें कुछ ऐसे यहाँ पे चेंज करा, तो और ये आर कैप की डायरेक्शन है, तो ये हमारा डी आर, तो सिंपल है, डी आर कैप हो जाएगा। और थीटा कैप में कुछ हमने चेंज करा, मान लो ये है, और ये जो एंगल है ना, ये डी थीटा है, तो ये जो चेंज हुआ है ना, ये कितना होगा, जब ये आर है, ये डी थीटा है, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा। समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा वो हो गया। तो देखो अगर हम स्फेरिकल का यूज कर रहे हैं, तो इसमें सिंपली वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना आएगा, आर डॉट आर कैप प्लस आर और थीटा डॉट थीटा कैप। और ऐसे ही मतलब अगर आप ये इसको देखोगे और आप अगर स्फेरिकल का देखोगे, देखो जो मैंने स्फेरिकल का करा है, तो ये वाला स्फेरिकल का देखो, तो इन दोनों की स्टार्टिंग की ये दो टर्म सेम है, तो इसलिए ना स्फेरिकल का याद कर लो। तो हमारा ये प्लेन पोलर के लिए हो जाएगा, 2D की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, तो हम पूरा ये लिख लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम जब सिलेंड्रिकल का निकालेंगे ना, देखो सिलेंड्रिकल का ये आया था, तो 2D में हम एस और फाई लेते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन वो जनरली क्या करते हैं, जेड कैप को निगलेक्ट कर देते हैं ना, एक्स वाई लेते हैं 2D में, है ना। तो देखो, तो एस और फाई, तो इसका 2D में ये निकलेगा, तो चलो ये वाला भी कर देते हैं। तो देखो हम इसमें ये हम सिलेंड्रिकल के लिए प्लेन पोलर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y, और यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया p पॉइंट x, y ले लेंगे। और अगर इसका ले रहे हैं तो s फाई और z होता है, तो हम s फाई दो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, s और फाई ले लिया, और ये हो गया हमारा r वेक्टर हो गया, ये ओरिजिन हो गया, r वेक्टर हो गया, और यहाँ पे हो गई फाई कैप, फाई की, तो ऑब्वियसली बात है फाई इधर है, तो फाई कैप इधर होगा और आर कैप इधर होगा। तो अब हम छोटा सा चेंज लेंगे, ये देखो इतना सा चेंज लेंगे, तो ये हो गया डी आर चेंज किस में हो रहा है, जब हम डी एल निकालेंगे तो डी आर चेंज किस डायरेक्शन हो रहा है, सॉरी देखो फिर गड़बड़ कर दिया, देखो सिलेंड्रिकल में तो आर आता ही नहीं है ना, सिलेंड्रिकल में आर कहाँ आता है, एस और फाई आता है ना, थोड़ी सॉरी। तो यहाँ पे ना ये जो आएगा ना, ये एस होगा, और ये भी एस होगा, और ये वाला पार्ट है ना, ये भी एस होगा। तो जब हम थोड़ा सा चेंज लेंगे ना, और यहाँ पे होगा देखो फाई, ठीक है, तो यहाँ पे एस डी एस, तो यहाँ पे डी एस चेंज आ रहा है एस कैप डायरेक्शन, तो डी एस चेंज आ रहा है एस कैप डायरेक्शन,
एस कैप, कैप का मतलब पता ही है ना डायरेक्शन, और डीएस हो गया मॉड्यूलर, तो डीएस लेंथ चेंज हो रही है एस कैप डायरेक्शन, सिंपली ऐसा होगा। और फाई है तो यहाँ पे हम फिर से ऐसे d5 ले लेंगे, d5, और ये जो है आर्क, तो जब ये ऐसा है, ये d5 है, तो ये कितना हो जाएगा, एस d5 हो जाएगा, ये हो जाएगा एस d5। चेंज किस डायरेक्शन हो रहा है, फाई कैप डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, ये जो चेंज है ये इसी डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। तो देखो ये हमारा निकल गया प्लेन पोलर के लिए। तो सिंपली अब यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो सिंपल है एस डॉट एस कैप प्लस एस फाई डॉट और फाई कैप, तो हमारी ये वेलोसिटी निकल जाएगी। समझे? आया कुछ समझ या नहीं? कुछ मतलब रिवाइज हुआ समझ में? तो क्या रिवाइज तो हो गया होगा। हेलो हेलो, हो गया भैया। आवाज आ रहा है मेरा? जी है। हाँ, मेरा आवाज कट कट गया था क्या? नहीं नहीं प्रॉपर आ रहा है। अच्छा, तो आया कुछ समझ में? कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे वेलोसिटी वेक्टर यूज होएगा उसमें? हाँ भैया। हाँ आया ना। चलो जैसे है ना, बस इतना ही। आज कितना हो गया टाइम? 10:40 हो गया ना, बस इतना ही था। अगर पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है किसने इन्वेंट करे थे? ये आपके करे थे रेने डिकार्ड्स, जैसे वैसे ऐसे लिखते हैं, रेने डिकार्ड्स, इसने डिस्कवर करा था, इसे इन्वेंट करा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसलिए तो ये कार्ड्स है ना, इससे बना हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे पास जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी तो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की यूज क्यों किया? है किसी के पास आंसर? जब हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी पहले से ही, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? जनरलाइजेशन के लिए शायद। क्या? जनरलाइजेशन के लिए। जनरलाइजेशन के लिए, हाँ बिल्कुल। डायनामिक्स किस चीज का जनरलाइज के लिए? डायनामिक्स का डायनामिक्स का जनरलाइजेशन। डायनेमिक्स तो हम उसमें भी निकालते हैं ना न्यूटोनियन। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? तुम्हारी वेलोसिटी निकालना, एक्सीलरेशन निकालना, पोजीशन निकालना, ये सब डायनेमिक्स ही तो होती है। तो डायनेमिक्स हम उसमें भी निकालते हैं। क्या उसमें नहीं निकाल देते? क्या ये हमने क्वेश्चन करे नहीं क्या पुली वाले? ये हमने लेकिन उसमें अप्रोक्सीमेशन बहुत लेनी पड़ती थी ना, इसमें सिंपल नहीं उसको। नहीं अप्रोक्सीमेशन नहीं, न्यूटोनियन में तो अप्रोक्सीमेशन हमने कभी नहीं दी। हमने कहीं ये करा है कि ये एक्स अगर हमारा एक्सीलरेशन है तो हम ऐसे कुछ ऐसा साइन हमने कहीं यूज करा, कहीं अप्रोक्सीमेशन करा है कि हम ये निगलेक्ट कर रहे हैं? तुम अप्रोक्सीमेशन का मतलब पता क्या? अच्छा तुम ये बोलोगे कि हमने फ्रिक्शन निगलेक्ट कर दी, है ना? हाँ 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 इस देखो सेंस में हाँ। देखो वो तो अलग चीज है ना। अगर हमारे पास फ्रिक्शन हो तो क्या न्यूटन मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होती? क्या हमने फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन नहीं करेगा न्यूटन मैकेनिक्स से? करे हैं ना। हाँ एफ एस आ जाती थी, एफ के आ जाती थी, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, करे नहीं करे? हम्म। अब देखो मैं बताता हूँ। देखो हम क्लासिकल पे क्यों आए, तुम्हें पता है? जैसे हम ये है मान लो, ये हमने एक ये है हमारे, क्या बोलते हैं इसे, पेंडुलम है। बॉब। हाँ बोग जो भी है। तो ना हम इस पेंडुलम में देखो हम क्या करते थे कि पेंडुलम में ना हम कई सारी चीजें करते थे कैलकुलेशन के लिए, कि हमने जी नीचे ले लिया, ठीक है, टेंशन ऊपर ले लिया, ठीक है, और इसमें कई सारी चीजें और भी आ जाती थी कि इसका मास m है, स्प्रिंग का हमने निगलेक्ट कर दिया। तो इसमें कई सारी टर्म्स आ जाती थी जिसका हम यूज भी ना करें ना तब भी हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स में तुमने सुना होगा कॉन्स्टेंट रिलेशन, सुना है? कॉन्स्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो कांस्टेंट रिलेशन जो आते हैं ना क्लासिकल मैकेनिक्स में, हम जैसे फॉर एग्जांपल ले, चलो एक मैं आपको बता ही देता हूँ। रुको जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे ये है, ये हम एक पेंडुलम बना रहे हैं। चलो अच्छे से बना देता हूँ। एक तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। अच्छे से बना देता हूँ, 1 मिनट। ये देखो हमारा अगर एक पेंडुलम है ऐसे, ये हमारा एक पेंडुलम है, ये यहाँ पर है, ठीक, और ये हो गया इसका बोग, ठीक है, और ये यहाँ पे रिजिडली कनेक्टेड है, और
अब देखो अगर इसकी लेंथ एल है, ठीक, इसकी लेंथ एल है और हम बना लेते हैं इसे कम करते हैं, ये देखो, हाँ ये हो गया x और ये हो गया हमारा y, ठीक। अब देखो ये तो हो गया हमारा y, ये तो हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x। तो इस वजह से अगर हम बोब का कोऑर्डिनेट लिखें तो कोऑर्डिनेट आ गया हमारा x, y, ठीक है। और जो बोब की जो रोटेट कर रहा है, मतलब ऑसिलेट जो कर रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। अब पता है हम इसमें क्लासिकल में, अगर हम ये न्यूटोनियन में करते ना तो हम इसमें g लेते, ठीक है, हम t लेते, हम मास भी इसमें कंसिडर करते, हम इसमें पता है कई सारी चीजें ऐसी आ जाती कि जिनका अगर हम यूज ना भी करें जैसे, तो उस तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं ना, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर देखो इसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो आएंगे, इसका आएगा x, y, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं, ये हम कल पढ़ेंगे। देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट इसका x, y है। अब इसमें जो एक इक्वेशन बन सकती है या बन नहीं सकती कि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, लिख सकते हैं, है ना, सिंपल हाई, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम y को अगर हम ऐसे लिखते हैं, मतलब ऐसे क्या, थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर, तो देखो इससे हमें क्या पता चला, जो ये इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन में l तो कांस्टेंट है ना, ये l तो कांस्टेंट है, तो x और y बचा है। अगर आप खुद सोचो, अगर मैं x की वैल्यू कुछ पुट करता हूँ, x की वैल्यू मैंने 2 लिख दी, तो y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। इसका मतलब क्या, हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y एंड x आर डिपेंडेंट, ठीक है, y और x डिपेंड कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि जो ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो x y है, तो अगर मैं इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात करूं, क्यू आई से डिनोट करते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट, है ना, कल बताऊंगा। तो इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट बात करूं तो इंडिपेंडेंट तो एक ही है ना, या तो हम x ले लेंगे या हम y ले लेंगे। तो इससे देखो फायदा क्या हुआ, हम ये जो इक्वेशन है ना, कांस्टेंट रिलेशन, हम इस रिलेशन को यूज ही नहीं करेंगे। इससे पता चल चुका कि हम x में ही सोल्व कर देंगे, हम y में, जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी ना अब इसकी, तो वो x में निकलेगी अगर हम x यूज करते हैं, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी अगर हम y यूज करते हैं तो y में निकलेगी अगर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट y यूज करते हैं। लेकिन अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज करते तो उसमें हम मास भी आ रहा है, x भी आ रहा है, उसमें y भी आ रहा है, उसमें कई सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो जिनका यूज नहीं होता। तो लैग्रेंज था, उसने ये तो दिमाग लगाया कि इक्वेशन ऑफ मोशन में जब इनकी जरूरत ही नहीं है, जब काम हमारा x से ही हो रहा है, तो हम y क्यों यूज करें, क्यों हम इतनी इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट बनाए। तो यही रीजन है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के जो तुम देखोगे ना, कि जो न्यूटन मैकेनिक्स में एक एक पेज मारा, क्लासिकल मैकेनिक्स में वो 3-4 लाइन मारा, ठीक। पहला रीजन तो ये, क्योंकि इसमें हम कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट का मतलब ये है कि हम इस टर्म को निकाल देंगे, इस टर्म को हम यूज ही नहीं कर देंगे, ये कांस्टेंट है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक। और ये तो हो गया देखो पहला रीजन कि हम कांस्टेंट रिलेशन पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कौन सी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट चीजें पता चल जाती है। दूसरी चीज, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, ठीक। तो हम एक तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हम केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही यूज करें, ठीक है। लेकिन इस क्लासिकल मैकेनिक्स में हम स्फेरिकल ले लो, प्लेन पोलर ले लो, सिलेंड्रिकल ले लो, कार्टेशियन ले लो, इवन हम अपना खुद कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, हम फ्री है बनाने के लिए। तो फ्रीडम क्लासिकल मैकेनिक्स में है ना, कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कार्टेशियन से डिफिकल्ट है लेकिन प्लेन पोलर से, वो स्फेरिकल पोलर से इजी है। समझे ना क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ भैया। कि क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये है मेन रीजन कि हम इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही यूज होता था और इसमें हम फ्री है, पूरे फ्री है, कुछ भी यूज करेंगे। और दूसरा रीजन यही है कि उसमें हम एक्स्ट्रा टर्म भी कंसिडर करते थे, और इसमें एक्स्ट्रा टर्म कंसिडर करने की जरूरत है। इसलिए तो तुमने पढ़ा होगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट जो डिपेंड ही ना करे किसी पे, तो हम उसे लेकर सोल्व करेंगे पूरी इक्वेशन। ये नहीं कि जो हम क्वेश्चन, ये तो वो वाली बात है ना कि अब हम अब 29 into 19 कर रहे हैं,
हाथ से कर रहे हैं, है ना, और फिर हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, तो ऑब्वियसली कैलकुलेटर से इजी पड़ेगा ना। जब भी कोई चीज बनती है ना तो वो इजी करती है पुरानी चीज को, ठीक है। न्यूटोनियन इसलिए यहाँ पे हार जाती है, इसलिए हम क्लासिकल यूज करने लग जाते हैं। और क्लासिकल का आगे बहुत यूज है। क्लासिकल अगर तुम आगे जीटीआर ले तो जो मेरी जो पीएचडी चल रही है ना, वो मेरी है कॉस्मोलॉजी में, है ना, सोलर सर्पेंटर। तो कॉस्मोलॉजी एक तरह से एस्ट्रोफिजिक्स में भी आते हैं। कोई सोचो कि कॉस्मोलॉजी तो एस्ट्रो का पार्ट है, तो एस्ट्रो में भी आती है कॉस्मोलॉजी, और कॉस्मोलॉजी जीटीआर में भी आती है। तो जो जीटी एस्ट्रो में जो कॉस्मोलॉजी है उसमें न्यूटोनियन अप्रोच होता है, ठीक है, न्यूटोनियन अप्रोच। और जो जीटीआर में आती है कॉस्मोलॉजी उसमें होता है क्लासिकल मैकेनिक्स अप्रोच, ठीक है। ये है तो जी क्लासिकल का अच्छा खासा यूज होगा। तो समझ आया क्या क्या समझाया? यस भैया। तो सही लगा या फिर कुछ चेंज करने की जरूरत है?